टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हमारा शो में आपका स्वागत है और गौरी के साथ कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या है खास। अगर आप ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करते हैं निवेश तो कितना लगेगा टैक्स? क्या NRI के लिए भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी? और साथ ही ये भी बताएंगे कि लीव एनकैशमेंट और TDS के पेच में फंसे सरकारी कर्मचारियों की उलझनें कैसे दूर करें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वह है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। जी हाँ, पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि इस ETF पे निवेश करने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर सिर्फ इक्विटी ETF की बात करें कि ETF अलग अलग तरह के होते हैं, इक्विटी ETF की बात करें गौरी, तो यहाँ पे कम से कम पिछले 5 साल में हमें लगता है कि 5 गुना से ज़्यादा लोग वहाँ पे टर्नओवर वहाँ बढ़ा है। गोल्ड ETF की बात करें तो 15 गुना से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा है। तो जब ETF में निवेश करते हैं तो टैक्सेशन के नियम क्या कहते हैं? अगर शुरुआत करें, सिर्फ पहले बता दें इक्विटी ETF, फिर बाकी दूसरे ETF पे चर्चा करेंगे। तो देखिए लक्ष्मण, जो इक्विटी ETF होता है, पहले मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। एक तरह से ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आप जितना टाइम मार्केट खुली है आप उसको चेंज होता हुआ देखेंगे और आप उसी टाइम पे खरीदेंगे तो आपको उसी वक्त का रेट मिलेगा, अनलाइक म्यूचुअल फंड जिसमें आपको क्लोजिंग NAV मिलता है। तो तरीका बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है उसके कॉन्सेप्ट में, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कम होती है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में कमीशन होती है उससे शायद और भी कम है ETF में। लेकिन टैक्सेशन आपकी, अगर इक्विटी ETF की हम बात करें, चाहे आप कोई भी इंडेक्स ले रहे हैं जिसमें जो कंपोनेंट है मेजर वो इक्विटी का है, तो उस केस में आपके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से कम 15% पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल से ज़्यादा 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट है, बाकी आपका टैक्सेबल है। लेकिन लक्ष्मण, जैसे मैंने आजकल देखा है लोग ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं इक्विटी में, बिल्कुल ETF में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि कोई इंडेक्स फंड खरीदते हैं, कोई ETF खरीदते हैं, उसको बेच देते हैं, फिर कोई और ETF खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि आप हर हफ्ते खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और आपकी वॉल्यूम, आपका फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आप बिजनेस इनकम की कैटेगरी में भी आ जाएं, जैसे इक्विटी में होता है। जैसे इक्विटी में होता है। लेकिन मैं ये इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैंने बहुत लोग देखे हैं ETF में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर वहां पे वो टैक्सेशन के वही सारे नियम लागू होंगे? नहीं, फिर बदल जाएंगे। अगर आप नहीं, जो इक्विटी के ट्रेडिंग में जो बिजनेस पर्पज से लागू होता है वही लागू होंगे? बिल्कुल, अगर इक्विटी की ट्रेडिंग से कंपेयर करेंगे तो सेम होंगे। यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होगा और आपकी बिजनेस इनकम की तरह ये ट्रीट होगा। लेकिन ये आपको देखना है कि आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये, या आपके लिए बिजनेस इनकम है। अगर आप रोज कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, या वीकली भी कर रहे हैं और अच्छा क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में आपको मेरे हिसाब से उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये तो रही बात इक्विटी ETF की, लेकिन इक्विटी ETF के अलावा भी कई सारे ETF होते हैं, जैसे गोल्ड ETF बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो वहां पे क्या नियम कहते हैं टैक्सेशन? देखिए, इक्विटी के अलावा बहुत सारे ETFs हैं। डेफिनेटली हमारे गोल्ड, सिल्वर, आपका डेट हैं ETFs, और आपके इंटरनेशनल भी बहुत सारे ETFs हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस हैं। आजकल बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि बाहर के देशों की मार्केट में भी काफ़ी लोग रुचि रखते हैं। तो उस केस में आपका ट्रीटमेंट मेजरली सेम है। सबका अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट होता है, इसमें बाइफिकेशन खत्म हो चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कुछ नहीं है ही नहीं। अब आपका सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो सारा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के उसमें आ जाएगा। शॉर्ट टर्म भी वो 15 वाला शॉर्ट टर्म नहीं, आपका स्लैब रेट वाला, यानी कि आपका जो स्लैब रेट पे आप फॉल करते हैं उसमें आ जाएगा। जिस स्लैब रेट में फॉल करते हैं उसके तहत आप, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, या आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं, या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप
आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो सेम रहेगी, आपकी स्लैब रेट पे आप जिस भी स्लैब रेट में आते हैं वो आ जाएगा। तो ये रही बात इंटरनेशनल ईटीएफ की, या फिर गोल्ड ईटीएफ में भी सारे ईटीएफ इक्विटी हटा के सारे। अच्छा, इक्विटी हटा के बाकी सारे ईटीएफ में आपको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, चाहे गोल्ड ईटीएफ ही क्यों ना हो। बिल्कुल, गोल्ड ईटीएफ में भी शॉर्ट टर्म आपको माना जाएगा, जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो। वहाँ पे 1 लाख का एग्जेम्पशन वगैरह टाइप से कुछ नहीं कोई हो, एग्जेम्पशन भले आप लंबे समय तक उसको होल्ड करें। बिल्कुल कोई तो ये बड़ी बात बताई गौरी ने कि बहुत बड़ा फाइन प्रिंट है कि अगर आप ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि टैक्स के नियम जो है बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे होते हैं। कब कितने समय के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, किस ईटीएफ पे आपने पैसा लगा है, तो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। मुझे लगता है कि इसका ख्याल रखना ज़रूरी है टैक्स, अगर आप बेहतर तरीके से टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नई दिल्ली, जहाँ से BR गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरे पास ना एवरोन एजुकेशन के शेयर हैं 4000। अच्छा, उनमें कोई ट्रेडिंग नहीं है आजकल। तो मैं क्या लॉस बुक कर सकता हूँ? ये सवाल बहुत सारे आते हैं कि कई सारे शेयर लोगों के पास है जिनके पास ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, तो लॉस बुक करें कि क्या करेंगे, और करें तो कैसे करें? देखिए, अभी इसको एक्सचेंज पे क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो आपके पास एक्सचेंज पे बेचने का तो कोई तरीका है नहीं। अब अगर तो वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो एक अलग ही कहानी है, बट ये लिस्टेड है, जो आपने बोला ट्रेडिंग नहीं हो रही है बट है लिस्टेड, तो या तो आपको वेट करना पड़ेगा, या जो ऑफ मार्केट तरीके कुछ होते हैं शेयर बेचने के, आपको उनको देखना पड़ेगा। बट जब तक आप इस शेयर को बेचते नहीं हैं आप उसमें लॉस बुक नहीं कर सकते, और एक्सचेंज पे आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अभी बंद हुई भी है। तो आपको देखना है, आपको क्या लगता है कि इस पे ट्रेडिंग कल को होगी या ये डीलिस्ट हो जाएगा। डीलिस्ट हो जाएगा तो अलग ही उसमें आपके लिए एक कंसर्न होगा। डीलिस्टिंग के भी तरीके होते हैं अलग अलग, उसमें आपका डिपेंड करेगा टैक्सेबिलिटी कैसे जाएगी। बट अगर आप इसको ऑफ मार्केट बेचने का कोई तरीका आपके पास है तो आप उसको वहां पे बेच दीजिए। तो इसमें जैसे कुछ तरीके, कई तरीके ऐसे भी आते हैं कि अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया शेयर, भले ही ट्रेडिंग नहीं हो रही हो। देखिए, अगर वाइफ को भी ट्रांसफर कर देते हैं उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज वाइफ भी नहीं बेच पाएंगी। दूसरी बात, जब वाइफ उस शेयर को करने का एक बेस तो मिल जाएगा। नहीं, आप जब वो वाइफ को ट्रांसफर करेंगे तब भी वो लॉस नहीं बुक कर सकते। अच्छा। जब वाइफ उस शेयर को बेचेंगी, जब ट्रेडिंग शुरू होगी, वो तो ये भी बेच सकते हैं, तब वाइफ जब बेचेंगी तो जो इन्होंने जिस रेट पे लिया था उस रेट और उस टाइम को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि प्रीवियस ओनर जिसने एक्चुअल में। क्या सुझाव है? तो अभी मेरे ख्याल से आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आपको वेट करनी होगी कि ट्रेडिंग रिज्यूम हो, और अगर नहीं तो ऑफ मार्केट उसको सेल करने का आपको देखना चाहिए तरीका। और अब चलते हैं हम लोग गाजियाबाद, जहां से आशुतोष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर का घर 60,000 रुपए महीने किराए पर फादर एंड सन को दिया हुआ है। उसकी अच्छा। जो लीज डीड है वो फादर और सन के नाम पर है, और दोनों 30-30 हजार रुपए मुझे किराया देते हैं। ठीक है। मेरे 2 सवाल हैं कि क्या सेक्शन 194(1) के तहत टीडीएस कटेगा? यदि कटेगा तो कितना और कब जमा करना होगा? दूसरा सवाल ये कि क्या मैं टीडीएस पूरा किराया लेके टीडीएस खुद जमा कर दूं? ये है जी। ठीक है। देखिए, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, ये जिस सेक्शन पे है वो सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है और उसका किराया महीने में 50,000 से ज़्यादा है तो उनको टीडीएस काटना है और उसको जमा भी कराना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, फादर और सन, और दोनों का जो अमाउंट है इंडिविजुअली वो 50,000 से कम है, तो उस केस में उनको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो अग्रीमेंट है वो सही है। सही से मेरा मतलब है कि उस एग्रीमेंट में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि फादर एंड सन की जॉइंट लायबिलिटी है, या कोई ऐसी लाइन जिससे पता लगे कि वो इंडिविजुअली रेंट नहीं दे रहे हैं और एक की लायबिलिटी बनती है या जॉइंट लायबिलिटी बनती है। अगर दोनों की बिल्कुल अलग अलग लायबिलिटी है, रेंट एग्रीमेंट उस हिसाब से बना है, तो उनको टीडीएस काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल,
अगर आपको लगता है कि उनको टीडीएस काटने की जरूरत होती है क्योंकि एग्रीमेंट इस तरह से बना है या किसी भी और कारण की वजह से, तो आप हो सकता है उनसे पूरा अमाउंट ले लें और आप जमा करा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफर यही कीजिएगा कि वो ही जमा कराएं। लेकिन जब आप रिटर्न को भरेंगे तो डिटेल्स तो ऐसी ही जाएंगी कि उन्होंने टीडीएस काटा है और आपके पैन के अगेंस्ट जमा कराया है। तो आप जो टेनेंट है उन्हीं को बोलें ये सब करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि लैंडलॉर्ड इसका जो कंप्लायंस है वो कर रहा है, तो उन्हीं को करने दीजिए अगर ज़रूरत है। आपके केस में मुझे लगता है 90% ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर एग्रीमेंट आपका ठीक से बना हुआ है तो। आशुतोष जी संतुष्ट हैं जवाब से? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे संपर्क करने के लिए आगे भी कोई कंफ्यूजन हो तो tax@moneycontrol.com पर लिखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि एनआरआई के लिए भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल कई सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो हर बार हमारे शो में आता है एनआरआई जुड़ा हुआ, लेकिन एनआरआई जुड़ा हुआ तो एक सवाल ये उठता है, चूंकि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है, कई लोगों ने फाइल करना शुरू भी किया है, तो क्या एनआरआई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भारत में ज़रूरी होता है? क्या ज़रूरी होता तो किन किन हालात में? देखिए, जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, जब आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें एक कैलकुलेशन दी गई है, उससे आपको देखना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी इनकम इंडिया में या तो अक्रू, अराइज या रिसीव नहीं हो रही, और वो भी 2.5 लाख से ज़्यादा। अगर 2.5 लाख से कम का ये अमाउंट है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे एनआरआईज हैं जिनकी यहाँ पे कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे रेंट आता है, या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिससे कोई इंटरेस्ट आता है, या किसी भी तरह की इनकम, कोई छोटा कोई बिजनेस किया है, या किसी भी ऐसी तरह की इनकम यहाँ पे इंडिया में है, तो और वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में जो नॉन रेजिडेंट है उनको रिटर्न भरनी है। तो आपको पोर्टल पे जाके पहले तो अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, जब भी आप चेक नहीं, आपको अपडेट करना होगा। आपको सरकार को बताना होगा कि आप यहाँ पे इस साल में इंडिया में रेजिडेंट थे कि नॉन रेजिडेंट थे कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे, तो वो स्टेटस आपको अपडेट करना ज़रूरी है और उसके बाद ही रिटर्न भरें। अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट दिखा रहे हैं और आप नॉन रेजिडेंट की तरह रिटर्न भर रहे हैं तो नोटिस आ सकता है। तो स्टेटस को चेंज करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप उस ज़रूरत है आपको रिटर्न भरने की, तब आप रिटर्न भरें। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अब चलते हैं जोधपुर, जहां से नितिन कुलकर्णी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास? मैं एनपीएस का मेंबर हूं और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में टायर 1 और टायर 2 दोनों में ही निवेश करता आया हूं। टायर 1 तो जब रिजाइन करता है इंसान तब जाके सभी चीजें होती हैं, लेकिन टायर 2 जो है वो हमें बताया गया था कि एक तरह से बैंक की तरह ऑपरेट करता है कि आप जब चाहें उसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहें उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसमें कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हुआ कि सिर्फ निवेश ही हो रहा था। पिछले साल मैंने कुछ पैसे उसमें से निकाले हैं। अब मेरे सामने समस्या ये पैदा हुई कि ये जो पैसे निकाले हैं इसमें टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा या इस पे कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए एनपीएस से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पीएफआरडीए को आपका केस रेफर किया है, उनसे एडवाइस मिलने पर हम आपको बता पाएंगे। ठीक है। जब मैंने पीएफआरडीए से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये टैक्सेबल होगा और आप टैक्स एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। ठीक है। हमारे इस पास बारे टैक्स में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप बताइए राय क्या लेना चाहते हैं कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? जी टैक्सेबल होगा ये तो बात सही है, लेकिन कितना प्रिंसिपल गिना जाएगा, कितना गेन गिना जाएगा, अच्छा। इसके बारे में कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि पैसा जो प्रिंसिपल मैंने जमा करवाया है उस पर तो दोबारा टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जो गेन होगा एनपीएस टायर 2 में उसके विड्रॉल पे जरूर टैक्स देना चाहूंगा। लेकिन उस गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाए इस बात की क्लैरिटी ना एनपीएस के पास है ना पीएफआरडीए के पास है। तो मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ कि इसको मैं कहाँ से पता करूँ, इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल इस दुविधा को दूर करेंगे। हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। गौरी,
देखिए बिल्कुल उनको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक तो वैसे ही क्लैरिटी है कि आपको जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो आपका टैक्सेबल होगा, और आपने जो प्रिंसिपल उस पर जमा किया था उस पर टैक्स आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही समझा उस चीज़ को। अब बात आपका सवाल ये है कि आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है जिस पे ये लिखा है कि इतना प्रॉफिट है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, जो मेरे को समझ आ रहा है कि आपके पास नहीं है, तभी आपने इतना एफर्ट किया ये अमाउंट जानने के लिए। अगर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि आपको कितना परसेंट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जब उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, लेकिन यूजुअली जो लोग हैं या तो वो खुद करते हैं या किसी प्रोफेशनल की मदद से करते हैं। इसका एक पूरा सॉफ्टवेयर में कहें या इनकम टैक्स रिटर्न में एक पूरा कॉलम होता है जिसमें आप इसमें डाल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने सपोज करिए कि आपने 1000 रुपये डाले थे, तो वो 1000 रुपये पहले साल में उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल में कितना दिया, और वो कंपाउंड करके। तो इसमें आप किसी चीज कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। मुझे लगता है आप गूगल पे भी अगर देखेंगे तो आपको शायद कोई कैलकुलेटर मिल जाएगा जिसमें आप अमाउंट डालेंगे वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। आप उससे कैलकुलेट करके अपना जो इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है कि आपने इतना डाला था, इतना निकाला, तो उसको यूज कीजिएगा। नहीं है तो ये आप कैलकुलेटर या एक्सेल पे खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल की मदद से कर सकते हैं। नितिन जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं गौरी जी ये कहना चाह रहा था कि एक समस्या इसमें ये है कि क्योंकि टायर 2 के अंदर आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, तो उन्होंने जो नेट लॉस गेन पोजीशन जो है उसके बारे में एक लाइन लिखी है कि ये फीफो के आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये मैं तो अभी इतनी सारी चीजें मैं देख पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को लोगों द्वारा इफेक्टिवली यूज करना सरकार का अगर उद्देश्य है, तो उसके अंदर कहीं एक स्टेटमेंट ही निकल के आना चाहिए। जैसे ही आपने विड्रॉल किया तो एनपीएस अथॉरिटीज को ही एक कैलकुलेट करके आपको बता देना चाहिए कि आपने जो 1 लाख रुपया विड्रॉ किया है, इसके अंदर आपका 80,000 जो है वो प्रिंसिपल है और 20,000 आपका ब्याज है, तो आपको 20,000 पे टैक्स देना है। देखिए बिल्कुल आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी हम फीफो मेथड ही अप्लाई करते हैं। लॉजिकली हर चीज में ज्यादातर फीफो मेथड अप्लाई होता है और म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत इजीली ये स्टेटमेंट मिल जाती है। मैं अग्री करती हूँ आपसे कि जो एनपीएस की कैलकुलेशन, निवेश करना, निकालना, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सरकारी स्कीम है तो अच्छा सुझाव दिया आपने। और कई बार टैक्स गुरु में आए सुझावों पर सरकार अमल भी करती है और आपके सुझाव को हम लोग कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे भी और बाकी निवेशकों को भी इससे फ़ायदा हो। लेकिन फिलहाल जो गौरी ने बताया उस हिसाब से चलेंगे तो शायद आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी। आगे भी कोई दिक्कत हो तो टैक्स ग्रुप को लिखिएगा, आपकी समस्या का हर संभव हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल एक्स पर भेजा है सचिन जी ने। ये दरअसल इनका सवाल ये है कि ये इनका एम्प्लॉयर अगस्त 2023 से पूरी सैलरी नहीं दे रहा है और टीडीएस भी नहीं भर रहा है। अब ये जानना ही चाहते हैं क्या कर्मचारियों को खुद से टीडीएस पेमेंट करना होगा क्या ऐसे केस में? नहीं, देखिए अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है तो एम्प्लॉयर ही जमा कराएगा, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। और अगर आप एक बार अपना सैलरी स्लिप देखिए कि वो टीडीएस ही काट रहे हैं, अगर टीडीएस काट रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयर को हक से बोल सकते हैं कि वो आपका पैसा है, आपके पैन के अगेंस्ट उसको जमा कराए। अगर वो नहीं कराता तो आपको आपके पास ऑप्शन है कि आप असेसिंग ऑफिसर के पास एक रिटन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि आपका ये टीडीएस कटा है और जमा नहीं हुआ। लेकिन इससे आपका डेफिनेटली एम्प्लॉयर के साथ एक रिलेशन जो है वो खराब होगा। तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप एम्प्लॉयर से बात करके उनको बोलें कि टीडीएस जमा कराएं। फुल लायबिलिटी उन्हीं की है, आपका पैसा वो जो टीडीएस के तौर पे काटा है अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकते। चलिए तो इसका ख्याल रखिएगा सचिन जी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे लीव एनकैशमेंट पर क्या है टैक्स का पेंच और कैसे सुलझाएं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं देहरादून, जहां से चमन लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चमन लाल साहब नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? हाँ सर नमस्कार सर मैं जो है ना ओएनजीसी से रिटायर हुआ देहरादून से। ठीक है। और मेरा जो लीव इनकैशमेंट था वो इन्होंने मेरे को दिया है अप्रैल में। ठीक है।
और उसमें 2 क्वेश्चन है सर। जैसे इन्होंने मेरा जो है ना मार्च में ड्यू था, लेकिन वो कुछ एसेट ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो एचआर ने फाइनेंस को लिख दिया लेटर, तो उन्होंने मेरा पेमेंट रोक लिया है। अच्छा। तो पेमेंट रोकने के बाद उन्होंने मेरे को इसमें अप्रैल में पेमेंट किया है, और लेकिन जो टैक्स डिडक्ट कर दिया वो मार्च में ही कर दिया है। अच्छा। तो कायदे से तो मुझे जब अप्रैल में पेमेंट हुआ तो टैक्स भी अप्रैल में डिडक्ट होना चाहिए था। बट आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा कि हमने इतना आपको लीव इनकैशमेंट दिया है और इतना आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, जैसे? हाँ सर, वो पे स्लिप में है, वो मार्च में ही उन्होंने डिडक्ट कर दिया, पर वो पेमेंट मेरे को जो किया है वो मैंने उसमें मेल में अटैच किया हुआ है, जो टैक्स भी डिडक्ट हुआ है उसके ऊपर। और इसमें 2 क्वेश्चन है मैडम मेरा। एक तो ये है कि उन्होंने जो मेरे को लिव इन कैशमेंट दिया है, जैसे एचपीएल देते हैं गुड हेल्थ वाला, वो तो उन्होंने बेसिक प्लस डीए पे लास्ट ड्रॉन पे दिया है। पहली तो ये, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपका जो पे स्लिप है जैसे उन्होंने बताया वो मार्च की ही है, बेसिकली उन्होंने मार्च में ही दिखा दिया अपनी बुक्स में कि उन्होंने आपको पेमेंट कर दी है, जबकि आपको पेमेंट अप्रैल में करी है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स में मार्च दिखा दिया। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आएगा और यहाँ तक की जो रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयर के एंड से, वो आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। तो कायदे से आपको ये जो लीव इनकैशमेंट है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आपको रिटर्न में दिखानी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई इनकम ऐसी होती है जो अगले साल की है जिसका टीडीएस पहले कट गया, तो उस केस में हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टीडीएस। जब आप रिटर्न भरते हैं उसमें एक जो टीडीएस एडजस्टमेंट का एक कॉलम होता है, उसमें कैरी फॉरवर्ड ऑफ टीडीएस का ऑप्शन होता है। लेकिन मुझे आपकी बात सुन के ये लग नहीं रहा कि आपको वो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज करके टीडीएस को अगले साल लेके जाना होगा, क्योंकि आपके पे स्लिप और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पिछले साल के ही हैं और वो ड्यू भी हो चुकी थी, आपका उन्होंने टीडीएस भी काट लिया है, पे स्लिप भी पिछले साल की दी है। तो बेटर तरीका ये है कि आप इसको लास्ट ईयर में ही दिखा के उसके ऊपर अब जब आप रिटर्न भरेंगे तो उस पर टैक्स दे दीजिए। चलिए, तो इस हिसाब से अपना टैक्स के उलझन को आप दूर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत टेंशन की बात समझ लीजिए नहीं है। बाकी जो आपने लीव एनकैशमेंट की बात की वो अलग एक सेगमेंट है जिसमें आप किसी सैलरी एक्सपर्ट या फिर अपने किसी कलीग से इस पर चर्चा कर सकते हैं या फिर एचआर से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। गौरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे टैक्स गुरु से इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और tax@moneycontrol.com पर लिखने के साथ साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।